गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी में, यानी कि जलवायु विज्ञान में। आज का टॉपिक है सूर्यातप। ठीक है, तो सूर्यातप के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, आपको पता है कि धरातल पर सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है ना, वो कौन है? वो सूर्य है ना। क्योंकि सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसी से जो पूरी पृथ्वी पर सारी जीवन की क्रियाएं संभव हो पा रही है ना। जितने भी जीव हैं, है ना, तो जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, बिना सूर्य की रोशनी के कुछ भी नहीं है ना। देखिए, ये जो प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आ रहा है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आ रहा है। इतनी तेज स्पीड में ये गति चलती है और हमारे पास सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। तो उसी सूर्य के प्रकाश से देखिए, सारी धरती पर, सारी पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं होती हैं। चाहे वो वाष्पन हो, है ना, चाहे वो क्या है आपके फसलों का उगना हो, चाहे वो जीवन की क्रियाएं हो, है ना। एनर्जी किससे मिलती है? इसी से मिलती है। देखिए, सागरों में रूपांतरण होना, वाष्पीकरण होना, सागरीय लहरों का उत्पन्न होना, है ना, और सागरों में क्या धाराओं का निर्माण भी इसी सूर्यातप की मात्रा पर ही निर्भर करता है। आपको बता दूं, सूर्य जो है आग का एक बहुत बड़ा गोला है ना। एक आग का बहुत बड़ा गोला है और पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है ना। पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है ना। यानी आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है सूर्य, है ना। और इसके कई सारे भाग हैं, है ना, उनको भी देखेंगे हम। देखो, सूर्य की जो बाहरी सतह है, इसका ताप होता है लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आंतरिक भाग होता है, इसका तापमान लगभग 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इतना टेम्परेचर है इसका आंतरिक भाग का, कोर का, है ना। इस आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं इसकी, है ना। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, है ना। तो ये काफी रक्त तप होता है, काफी बड़ा होता है ना। सूर्य काफी बड़ा है और ये काफी गर्म भाग होता है, इसका आंतरिक भाग होता है। तो सतह का तापमान इतना है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप सोच सकते हैं केंद्र का तापमान कितना हुआ, क्योंकि इसी सूर्य को ऊर्जा किससे मिल रही है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से मिल रही है ना। तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में क्या होता है कि हीलियम परमाणु है, उसका हाइड्रोजन में रूपांतरण होता रहता है ना। तो इससे क्या है? अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख कारण है ना। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि 2 प्रकार की नाभिकीय होती है। एक होती है नाभिकीय विखंडन और दूसरी होती है नाभिकीय संलयन, है ना। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? 2 नाभिक टूट करके हल्के नाभिकों में बट जाते हैं, उसमें भी अपार ऊर्जा मुक्त होती है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? 2 नाभिक जुड़ते हैं आपस में, परंतु क्या होता है? उससे और ज्यादा ऊर्जा, मतलब नाभिकीय विखंडन से भी ज्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन में होती है ना। तो ये है इसमें सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, है ना। देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है, ये स्थिर ऊर्जा होती है ना। मैं बताऊं कैसे समझ सकते हैं आप इसको। देखिए, मतलब सूर्य का जो धरातल है ऊपरी, इसे प्रति वर्ग इंच, है ना, प्रति वर्ग इंच समझते हैं ना। ये 1 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा, इससे लगभग आपकी 1 लाख प्रति वर्ग इंच से 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर, 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर एनर्जी मिल रही है हमको, है ना। यानी कि 1 वर्ग इंच से, इतनी से धरातल से, तो सोचो सूर्य तो कितना बड़ा है, पृथ्वी भाई कितनी बड़ी है। 1 वर्ग इंच छोटा सा होता है, देख लो इतना सा, है ना। इतनी एनर्जी हमको सूर्य से हर वक्त आ रही है, परंतु हमारी पृथ्वी इस भाग का भी केवल 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। जितनी भी एनर्जी सूर्य से आ रही है, इसका आधा अरबवां भाग ही प्राप्त कर पाती है। यानी इसको ऐसे समझ लीजिए, यानी ये 1 भाग मान लो सूर्य से एनर्जी आ रही है। अब इसके 1 भाग के 1 अरब टुकड़े कर लो, 1 अरब टुकड़े कर लो, तो उसका आधा भाग ही सूर्य तक आ रहा है। ये है इसका मतलब।
है ना। तो देखिए कितनी जरा सी एनर्जी से भी इस पूरी पृथ्वी पर, हमारी पर सारी क्रियाएं, सारी धाराओं का प्रवाह है, मौसम एवं जलवायु का प्रभाव है, धरातल पर पवन संचार है, सभी प्रक्रियाओं से हो रहा है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो सूर्य की जो ऊर्जा आने वाली स्थिति है, इसको कहते हैं सौर स्थिरांक। क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं, है ना। सोलर कांस्टेंट कहते हैं इसको, सोलर कांस्टेंट कहते हैं इसको, है ना। और ये क्या होता है? 2 ग्राम कैलोरी होता है। इसका मात्रा क्या होता है? 2 ग्राम कैलोरी, है ना। प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, इतनी एनर्जी में प्राप्त होती है ना। इसके बाद देखिए और क्या है सूर्य के बारे में। देखिए सूर्य में और कुछ चीजें भी होती हैं, इनको भी आप समझ लीजिए थोड़ा। तो देखिए फिर क्या होता है, तो हम सूर्य की संरचना को समझते हैं। देखिए सूर्य का एक केंद्र होता है ना। ये केंद्र काफी गर्म होता है, जिसको हम कोर कहते हैं, है ना। इसमें हाइड्रोजन गैस का हीलियम में रूपांतरण होता है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए ये आंतरिक भाग होता है, इसके बाहर से फोटोस्फीयर वाला भाग होता है। ये फोटोस्फीयर ही जो इसका मेन चीज होती है, और इसका तापमान काफी अधिक होता है। मैंने बताया ना आपको कि 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। देखिए इसके ऊपर फिर एक और परत होती है, जो से 10 लाख किलोमीटर बाहर की तरफ होती है, जिसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं, है ना। इसका भी तापमान काफी अधिक होता है, और इसके ऊपर सबसे भारी परत होती है सूर्य की, जिसको हम कोरोना कहते हैं, है ना। तो देखिए कोरोना की जो बनावट होती है, वो कोरोना जो चल रहा है व्यक्ति, वो ऐसी होती है, इससे किरणें ऐसी निकलती हुई दिखाई देती हैं, है ना। इसी वजह से इसको कोरोना वायरस भी कहते हैं। परंतु यह सूर्य से ही निकला है, क्योंकि इसकी संरचना जो है वायरस की, वो सूर्य जैसी है ना। तो कोरोना लगता है, तो ये भारी सतह है सूर्य की सबसे भारी, इसको हम कोरोना कहते हैं। देखिए यहाँ पर और भी कुछ परिवर्तन होते हैं। देखिए अंदर वाली परत है फोटोस्फीयर वाली, इस परत पर क्या होता है, ये परत काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें सौर कलंक बनते हुए दिखाई देते हैं, है ना। सौर कलंक बनते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ भाग जो ठंडे दिखाई देते हैं, कुछ गर्म दिखाई देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भाग अंधेरे में दिखाई देते हैं, कुछ भाग रोशनी में दिखाई देते हैं। तो जो अंधेरे में दिखाई देते हैं उनको कहते हैं हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं, है ना। जो अंधेरे भाग होते हैं इनको क्या कहते हैं हम? ग्रेन्यूल्स कहते हैं, है ना, ग्रेन्यूल, है ना। और जो चमकदार भाग होते हैं, चमकते हैं जो, उनको हम क्या कहते हैं? फेकुला कहते हैं, है ना। अब देखना यहाँ समझना पहले भी बात को। एक्चुअली क्या है, ये एक प्रकार से जो स्वर कलंक होते हैं, जो उस पर उत्पन्न होते हैं। पहले स्वर कलंक को समझो क्या होता है। स्वर कलंक मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें। तो जब स्वर कलंक उत्पन्न होते हैं, है ना, तो क्या होता है, स्वर कलंक उत्पन्न होने से पहले स्वर कलंक उत्पन्न क्यों होते हैं? एक्चुअली क्या है, कोर्ट में कुछ तूफान उठते हैं। उन तूफानों का बवंडर जब बाहर तक फोटोस्फीयर को फोड़ के बाहर निकलता है, इस आंतरिक परत को ये से निकलते हैं कोर से, और फोटोस्फीयर को फोड़ते हुए बाहर निकलते हैं सूर्य की जब, तो क्या होता है, गैसों का बहुत बड़ा बादल सा छा जाता है ऊपर की साइड पे, तो वो जगह अंधेरी हो जाती है ना। और उस पर कई धब्बे, तो सूर्य से अगर दूर से देखो तो काले काले धब्बे से नजर आते हैं। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं, काले धब्बों को हम क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट या स्वर कलंक कहते हैं, स्वर कलंक कहते हैं, है ना। स्वर कलंक जहां पर उत्पन्न होते हैं वहां तापमान अंधेरा हो जाता है और तापमान थोड़ा कम होता है। तो जो अंधेरा वाला भाग होता है उसको ग्रेन्यूल कहते हैं, और चमकदार वाला भाग होता है उसको फेकुला कहते हैं, है ना। देखिए अंधेरा इसलिए नजर आता है क्योंकि इसका तापमान बाहरी सतह से थोड़ा कम होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग कम होता है। यानी इधर की साइड का मान लीजिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, है ना। ऐसी ये कोशिकाएं से विकसित हो जाती है इसके चारों तरफ सूर्य के, जिनको हम क्या कहते हैं? सोलर स्पॉट या स्वर कलंक कहते हैं, है ना। तो ये इसका भी काफी महत्व है। देखिए
जब सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है इस सूर्य के चारों तरफ, जब सौर कलंक, एक तो ये क्या है कि इनका 11 वर्ष का चक्र होता है, तो उसमें क्या होता है, पहले तो धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू होते हैं और 5.5 11 वर्ष पर क्या होते हैं, तेज हो जाते हैं, फिर काफी फिर धीरे धीरे होना शुरू हो जाते हैं, कम होना। फिर एक सतह ऐसी आती है कि इस पर एक भी सौर कलंक दिखाई नहीं देता सूर्य की सतह पर, है ना। फिर दोबारा से उत्पन्न हो जाती है सौर कलंक, धीरे धीरे उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इसको सौर कलंक चक्र कहते हैं। तो ये सूर्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो सूर्य से आने वाली एनर्जी जो है वो इन्हीं सौर कलंकों के से भी प्रभावित होती है, इनको हम आगे देखेंगे ना। तो ये है हमारे सूर्य का वर्गीकरण, एक तो कोर सबसे पहले, फिर फोटोस्फीयर, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर कोरोना सबसे बाहरी परत है ना। और इस पर सोलर स्पॉट्स पाए जाते हैं, जो सोलर स्पॉट यानी सौर कलंक कहते हैं इनको, ये सूर्य के तापमान को प्रभावित करते हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे सूर्य के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य के तापमान को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जैसे क्या प्रभावित करते हैं, जो सूर्य से पृथ्वी तक तापमान आता है, तो बहुत सारे कारक ऐसे हैं जो पृथ्वी तक आने से सूर्य के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली बात है, कारण है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्य की किरणों का तिरछापन ये क्या होता है, देखिए जब सूर्य से किरणें सीधी आती हैं, है ना, तो एक तो उन्हें धरातल तक पहुंचने में न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ती है ना, और सीधी पड़ती हैं तो न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ रही है ना, तो ताप ज्यादा प्राप्त होता है पृथ्वी पर। परंतु जब किरणें तिरछी हो जाती हैं, ऐसे देखिए मान लीजिए तिरछी हो गई, देखिए ये तिरछी हो गई, देखिए अब, है ना, तो देखिए यहां पे क्या है, अब ये दूरी बीच की बढ़ गई, है ना। ये देखिए यहाँ पर तो मान लीजिए 1 इंच है, यहाँ पर 2 इंच हो गई, है ना, तो ये दूरी बीच की बढ़ गई, यानी तिरछी होने पर, सूर्य की किरणों की तिरछी होने पर एक तो लंबी दूरी तय करके आना पड़ता है इन किरणों को। दूसरी बात ये है कि ये धरातल पर ज्यादा जगह पर फैलती है, इसलिए ज्यादा धरातल पर कम ऊर्जा दे पाती है, इसलिए क्या है, सूर्य ताप की मात्रा जो है, यानी सूर्य ताप की जो मात्रा है वो किरणों के तिरछेपन से प्रभावित होती है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है ना। इसके बाद दूसरा कारण क्या है, देखिए दिन की अवधि, है ना, दिन की अवधि से भी जो है सूर्य के प्रकाश पर प्रभाव पड़ता है। दिन की अवधि कैसे प्रभावित करती है, देखिए दिन की अवधि, है ना, देखिए भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की नाइट होती है ना, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की नाइट होती है ना। परंतु जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, यानी कि ये है हमारी पृथ्वी और ये है 0 डिग्री की भूमध्य रेखा, और यहाँ से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ रहे हैं हम ध्रुवों की तरफ यहाँ पर, है ना, तो क्या हुआ, दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी, है ना, परंतु प्रकाश की तीव्रता घटती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दिन की अवधि घटती चली जा रही है, उत्तरी तरफ बढ़ती जा रही है ना। यहाँ 14 घंटे की नाइट होती है ना, यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की नाइट होती है ना। तो दिन की अवधि यहाँ पर जो है सर्वाधिक 12 घंटे की है ना। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक पाया जाता है ना। बाकी अब ध्रुवों की तो बढ़ते चले जाते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। इसके अलावा अक्षांश प्रभावित करता है। अक्षांश कैसे करता है, देखिए ये अक्षांश है ना, तो ये मध्य अक्षांश है, अयन वृत्त है। अयन वृत्त क्या होते हैं, कर्क और मकर रेखाओं के बीच की जो वृत्त होते हैं वो तापमान ज्यादा प्राप्त करते हैं, यानी ये उष्णकटिबंध वाला भाग बीच वाला भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ये तापमान ज्यादा प्राप्त करता है ना। अयन वृत्तीय क्षेत्र जो है वो ज्यादा ताप प्राप्त, अयन वृत्तीय का मतलब होता है भूमध्य कर्क और मकर रेखाओं के बीच में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है, कर्क वृत्त कहलाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है, मकर वृत्त कहलाता है ना। मकर वृत्त कहलाता है। इन दोनों बीच की जो दूरी, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो वृत्त है ये पूरा, ये ज्यादा तापमान प्राप्त करता है ना। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। परंतु सर्वाधिक ताप जो है वो भूमध्य रेखा पर प्राप्त नहीं होता, ये ध्यान रखना। भूमध्य रेखा पर ताप सर्वाधिक प्राप्त नहीं होता है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ताप नहीं प्राप्त होता इस वजह से, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या है, बादल छाए रहते हैं, जिसकी वजह से अधिकांश जो सूर्य तप है आने वाला वो परावर्तित हो जाता है बादलों से टकरा करके। इसी वजह से सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर ना मिल करके उसके कुछ उत्तर में
और उसको दक्षिण में मिलते हैं, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाके तापमान अधिक मिलता है। ठीक है। और क्या कारण है जो सूर्य के तापमान को प्रभावित करते हैं? तो सौर कलंक प्रभावित करते हैं, है ना। सौर कलंक भी जो है सूर्य के तापमान को प्रभावित करते हैं। सौर कलंक है, सौर कलंक होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, सूर्य के आंतरिक भाग से जो तूफान उठते हैं, है ना, वो इसकी कहां तक आते हैं? वो इसके क्रोमोस्फीयर तक आ जाते हैं, फोटोस्फीयर तक, सॉरी फोटोस्फीयर तक आ जाते हैं, फोटोस्फीयर तक आ जाते हैं, फोटोस्फीयर तक ये कण यहां से चलते हैं और यहां तक आ जाते हैं। और ये ज्वार होते हैं जो सूर्य के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं। गैसों का तूफान होता है जो उड़ता है बड़ी तेज एकदम विस्फोट के साथ और बाहर आता है। तो यहाँ पर कुछ भागों पर अंधेरा छा जाता है और कुछ भाग चमकने लगते हैं। तो जो भाग चमकने लगते हैं और जो भाग अंधेरे में होते हैं, तो अंधेरे वाले भाग को ग्रेनुल कहते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और चमकने वाले भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? फेकुला कहते हैं। क्या कहते हैं? फेकुला कहते हैं, है ना। और इन अंधेरे जो धब्बे होते हैं ग्रेनुल, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? सन स्पॉट्स कहते हैं। सन स्पॉट्स यानी कि आपके सौर कलंक कहते हैं इनको, है ना। एक्चुअली देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं इसके लिए। देखिए जब सौर कलंक की संख्या बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है? तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाला तापमान भी बढ़ जाता है ना। परंतु जैसे जैसे इन सौर कलंकों की संख्या कम होने लगती है, वैसे वैसे क्या पृथ्वी पर आने वाला तापमान भी कम होने लगता है, क्योंकि इन सौर कलंकों से सौर ज्वाला निकलती है, जिससे और ज्यादा एनर्जी निकलती है जो पृथ्वी तक पहुंचती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है, तापमान पर प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य कलंकों की संख्या बढ़ जाती है तो पृथ्वी पर तापमान ज्यादा आने लगता है, और जब सौर कलंकों की संख्या घट जाती है तो तापमान कम होने लगता है फिर, है ना। तो ये देखिए ऐसा 11 वर्ष में होता है, तो 11 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है लगभग सौर कलंकों का। ये प्रति 11 वर्ष बाद क्या कहते हैं, एक बार पूरी ताकत के साथ आते हैं और फिर धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं सतह पर से। फिर 11 वर्ष के बाद धीरे धीरे फिर आना शुरू हो जाते हैं, फिर 11 वर्ष पीछे लुप्त हो जाते हैं ना। तो इसीलिए 11 वर्ष के अंतराल पर सौर कलंकों की संख्या में कमी या अधिकता देखी जाती है ना। तो ये क्रमिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो ये है सूर्य से आने वाले प्रकाश को ये भी प्रभावित करता है। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद है वायुमंडल का प्रभाव, है ना। वायुमंडल भी जो है वो सूर्य के तापमान को प्रभावित करता है। जब वायुमंडल में तो आपको मालूम बहुत सारी परतें हैं, है ना। ट्रोपोस्फियर है ना, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है ना, मेसोस्फियर है, एक्सोस्फियर है ना। एक्सोस्फियर में आपकी दो आती हैं, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर, है ना। तो देखिए, तो जब तापमान आता है तो विभिन्न परतों से गुजरता है। वो गुजरने से क्या होता है, इन परतों में क्या विभिन्न प्रकार के धूल कण होते हैं, है ना। आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं, है ना। आर्द्रताग्राही नाभिक मतलब नमक के कण हैं, धूल के कण हैं, है ना, एरोसोल के कण हैं, है ना, छोटे छोटे कण हैं, है ना। उनसे क्या होता है, उनसे प्रकाश टकराता है, उनसे परावर्तित होता है, अंतरिक्ष में लौट जाता है। इसके अलावा बादलों से भी प्रभावित होता है, बादल होते हैं तो उनसे भी सूर्य तक आता है और टकरा के वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से सूर्य तक की मात्रा जो है प्रभावित होती है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट था, सूर्य तप किसे कहते हैं और सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कौन से कारक। इसको मैं आपको PDF में दे दूंगा, कल हम देखेंगे नया चैप्टर, ठीक है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।